वो सीधा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, जब वो जातिगत गणना की बात करते हैं, जब वो एसआईआर की बात करते हैं, उससे पार्टी का जो धड़ा है वो असंतुष्ट है और इसलिए वो विभाजन की ओर जा रहा है। नीतियां तो अगर कांग्रेस बीजेपी की नीतियां अपनाने लगे तो फिर मर्डर ही करते बीजेपी में। लड़ाई आपकी उससे है। तो एक तो संसाधन, दूसरा कार्यकर्ता, जब सरकार होती है तो कार्यकर्ता इंपावर्ड रहता है। और विभाजन की स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस के 10 नेता तय कर लें कि हमको अलग पार्टी बनानी है और वो घोषणा कर दें तो विभाजन भी हो जाएगा। मुख्य चेहरा तो राहुल गांधी हैं। वो जो नीतियां बना रहे हैं या फिर वो जो फैसले ले रहे हैं वो नीचे तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। नीचे वाले के टिकट बेचेंगे, नीचे वाले का डील करेंगे सत्ता से। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी मतलब कम रह गई और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में सीटें कम हो गई, राजस्थान में, हरियाणा में, तो क्या उसका क्या कारण था? क्या किसी नेता में ऐसी क्षमता है आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी में नारा दे, विभाजन करे या अलग हो? तो कांग्रेस को कम से कम राहुल गांधी रहे दूसरी भूमिका में, लेकिन उनको अर्जुन और भीम और कृष्ण तो तैयार करने पड़ेंगे ना। नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमर उजाला के सलाहकार, संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। और आज सर के साथ, क्योंकि हम कुछ किस्से कुछ बातें भी करते हैं, उन किस्सों को जो है वो सुनते हैं। और आज जो मसला है वो है कांग्रेस के विभाजन को लेकर। कल जिस तरीके से बड़े नतीजे जिस तरीके से हाल ही में सामने आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत जो है वो एनडीए को मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ बिहार के लोगों को बधाई दी, साथ ही साथ एक बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर दे दिया। दरअसल जो नतीजे सामने आए हैं, जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस भी पूरी तरीके से सिमटती हुई नजर आई। यानी कि इसे लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि अब कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई है कि अब एक और विभाजन जो है वो कांग्रेस का होने जा रहा है। जिस तरीके से उनके जो नेता हैं राहुल गांधी नीतियां जो अपना रहे हैं और एक धड़ा है कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त असंतुष्ट है। कांग्रेस के विभाजन को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद सर, मेरा सवाल आपसे ये, प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया कि जो हालत कांग्रेस की इस वक्त हो चुकी है उसकी वजह से कांग्रेस के अंदर जो असंतुष्टि है वो बढ़ रही है, वो एक और विभाजन की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस किस तरीके से विभाजन के दौर से गुजरी है वो तमाम चीजें मैं आपसे समझूंगा, लेकिन फिलहाल की स्थितियां आपको क्या दिखती हैं? क्या कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच रही है कि जब उनके जो नेता हैं वो जो नीति अपना रहे हैं उससे एक धड़ा बोल भले ही ना पा रहा हो, अंदर ही अंदर सुलग रहा है? देखिए, कांग्रेस, पहले तो मैं मौजूदा दौर की बात करूंगा, इतिहास से बाद में जाऊंगा। पहली बार कांग्रेस इतने लंबे समय से सत्ता से दूर है जी, केंद्र की सत्ता से। और राज्यों में भी सिर्फ 3 राज्य हैं जहां सरकार है, एक कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और हिमाचल में है, और झारखंड में एक शामिल है, साझेदार है वो। कांग्रेस 1977 में जब केंद्रीय सत्ता से बाहर हुई, 3 साल बाद वापस आ गई, 2.5 साल बाद 1980 में। 1989 में जब वीपी सिंह ने विद्रोह किया, बगावत की, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, राजीव गांधी चुनाव हारे। लेकिन 1991 में फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, और 96 में फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। लेकिन 2004 में फिर सत्ता में आ गई। सोनिया गांधी कन्वीनर थी यूपीए की और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। पहली बार कांग्रेस 2014 से अब 2025 चल रहा है, करीब 11 साल से सत्ता से बाहर है, नंबर 1। और जिस तरह जिन राज्यों में, अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात ही, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन राज्यों में कांग्रेस ताकतवर है वहां भी सत्ता में लौटने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। मध्य प्रदेश, जहां 2018 में सरकार बनी उसकी, फिर चली गई दल बदल के कारण, सिंधिया जी ले गए। लेकिन 2023 में चुनाव हुए तो कांग्रेस, बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार बनेगी, सबको लग रहा था, लेकिन कांग्रेस का हाल बुरा हो गया। बुरा हाल हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस हार गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार गई कांग्रेस, और हरियाणा में उसके बाद उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में, जब प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हुआ कांग्रेस का, लगभग 99 सीटें आ गई,
और पप्पू यादव को मिला लें तो 100 हो जाती हैं। विपक्ष भी मतलब भाजपा को भी 240 पे आ गई उस 303 से। तो उम्मीद बनी कि कांग्रेस अब कुछ कम बैक कर रही है, रिवाइव कर रही है, और शायद आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अच्छा करेगी। जैसे हरियाणा था, महाराष्ट्र था, झारखंड, जो आने वाले चुनाव होने थे जी, और उन चुनावों में कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस तीसरी बार हार गई। अब पिछले 11 साल से हरियाणा में सरकार चल रही बीजेपी की चल रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र हार गई, मतलब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बिल्कुल बुरी तरह से हारी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का योगदान उसमें कांग्रेस के बहुत ज़्यादा योगदान है। 6 एम के जो जीते हैं वो जम्मू क्षेत्र से हैं। ठीक है। झारखंड जरूर सरकार बनी, लेकिन वो उसका सारा क्रेडिट तो जेएमएम को है, कांग्रेस उनके साथ है, जूनियर पार्टनर है। ये मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ जी। कर्नाटक तेलंगाना तो पहले ही हो चुके थे, हिमाचल उसके बाद भी लगातार ये चुनाव हार रही है। उसके बाद ये चुनाव, और अब बिहार में मेहनत कम नहीं की कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, संविधान बचाओ सम्मेलन उन्होंने किए, पिछड़ों के लिए सम्मेलन किया, पिछड़ों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, एक दलित को अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। उम्मीद थी कांग्रेस को, पिछली बार 19 सीटें जीती थी 2020 में, उनको उम्मीद थी कि इस बार 60 सीटें लड़ रहे हैं तो कम से कम 20 सीटें तो 20-25 सीटें जीतनी चाहिए, कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी। लेकिन कांग्रेस 6 पे आ गई, आरजेडी का तो 25 पे। अब ये अलग बात है कि अकेले कांग्रेस की विफलता नहीं है, बड़ी विफलता तो आरजेडी की है, क्योंकि आरजेडी इंजन था ना, कांग्रेस तो डिब्बे की तरह थी। इंजन ही डिरेल हो जाए तो डिब्बे क्या करें, तो कांग्रेस तो डिब्बे की भूमिका में थी। जब आरजेडी, चूंकि आप आरजेडी के साथ लड़ रहे हैं तो आरजेडी का बैगेज तो आपके ऊपर भी आएगा, बिल्कुल, चाहे जंगल राज के बैगेज हो, चाहे जो भी बैगेज होंगे तो आएंगे ही। ये कहना कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी डूबा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आरजेडी की वजह से कांग्रेस भी डूबी, सच्चाई ये है। अगर आरजेडी का प्रदर्शन 60-70-75 सीटों का होता और कांग्रेस 6 सीट पे होती तो मैं मानता कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंजन है वो तो 25 पे आ जाए और कांग्रेस 25 सीट जीत ले, या साहनी साहब जीत लें 8 सीटें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि चेहरा आरजेडी थे और चेहरा आरजेडी थे, चेहरा तेजस्वी थे, जो भी नफा नुकसान जो था वो आरजेडी के उस पर होता। अगर जीत होती तो भी सारा बड़ा श्रेय जो होता वो तेजस्वी को जाता। ठीक है। लेकिन सर, इसमें जब उन्होंने ये कहा कि जिस ओर जिसे जब प्रधानमंत्री नाम लेते हैं वो नामदार कहते हैं कि नामदार जिस ओर लेकर जा रहे हैं पार्टी को, या फिर जो नीतियां अपना रहे हैं उसे लेकर जो है दिक्कत है। अब वो नीति सीधे तौर पर वो जिस मसले का वो जिक्र करते हैं एसआईआर को लेकर जिस तरीके से उठाया गया, वो सीधा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, जब वो जातिगत गणना की बात करते हैं, जब वो एसआईआर की बात करते हैं, उससे पार्टी का जो धड़ा है वो असंतुष्ट है और इसलिए वो विभाजन की ओर जा रहा है। नहीं, देखिए नीति क्या क्या मतलब, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ नीतियों को लेकर के। समस्या कांग्रेस के संगठन की है। कांग्रेस का संगठन हर राज्य में बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, जो राज्य जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है या नहीं भी है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के जो राज्य बड़े कभी आधार हुआ करते थे, वहाँ संगठन बहुत कमजोर है। सवाल नीतियों से ज़्यादा संगठन का है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चूंकि पहले भी मजबूत था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन उनके साथ है, इसलिए उनको उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है। और आज तो सरकार भी है उनके हाथ में, प्रधानमंत्री जी भी है, उनका चेहरा भी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि सबसे पहले कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। संगठन में उनको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो वाकई पार्टी के सिद्धांतों विचारों से लैस हो और उनके लिए काम करें। नीतियां तो अगर कांग्रेस बीजेपी की नीतियां अपनाने लगे तो फिर मर्डर ही करते बीजेपी में। नीतियां तो हमेशा कोई भी पार्टी जो विपक्ष की होती है उसकी अपनी नीतियां होती हैं। नहीं, एमएमसी बताया ना उन्होंने, जो है कांग्रेस को लेकर बोला कि ये तो मुस्लिम लोग मार्क्सवादी जो है नहीं, ये तो राजनीतिक भाषा है उनकी। अब मुसलमानों को क्या कांग्रेस छोड़ दे जैसे बीजेपी ने छोड़ रखा है? भाई क्या छोड़ दे? क्या बीजेपी तो छोड़ रखा है मुसलमानों को? कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया बिहार में?
कितने को उत्तर प्रदेश में देते हैं? बात आप करते हैं सबके विकास की, बीजेपी के लोग, लेकिन टिकट तो नहीं देते ना आप। ये ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, वो तो सबको मिलेगा ही, वो तो आप कर नहीं सकते। संविधान आपको इजाजत नहीं देता कि आप कहें ये योजना हिंदुओं के लिए खाली, वो तो सबको मिलेगा। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी में तो मुसलमानों को कहाँ बीजेपी मौका देती है, तो कांग्रेस भी मौका न दे क्या? तो ये तो प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक हमला है, मैं उसकी बात उस पर नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस की समस्या दूसरी है। जो विभाजन की बात उन्होंने कही कि विभाजन हो सकता है, वो राजनीतिक बयान भी हो सकता है, और उसके पीछे कुछ कारण भी अंतर्निहित हैं जिनका खतरा है कांग्रेस के सामने, मैं मानता हूँ। आप तो सिर्फ पूरा इतिहास जानते हैं। हाँ। जब उन्होंने ये कहा इस वक्त में, नहीं, मैं पहले इसी पर आता हूँ। जी 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 चूंकि 11 साल से केंद्रीय सत्ता से बाहर है जी, देश के, कर्नाटक को छोड़ करके, तेलंगाना और हिमाचल को छोड़ के देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं है, 3 राज्यों के अलावा। तो कांग्रेस का जो वर्कर है, एक तो संसाधन की कमी हो जाती है, जब आपके हाथ सरकार नहीं होती, संसाधन आपको नहीं मिलते उतने। सामने बीजेपी 17-18 राज्यों में सरकार है, अगर एनडीए की सरकार मिला दी तो 20-21 राज्य हो जाते हैं जाकर के, तो उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। केंद्र सरकार है, लड़ाई आपकी उससे है। तो एक तो संसाधन, दूसरा कार्यकर्ता, जब सरकार होती है तो कार्यकर्ता एम्पावर्ड रहता है, वर्कर जो है एम्पावर्ड होता है, 10 तरह के उसके काम होते हैं अपने, उसका एक दबदबा होता है, रौबदाब होता है, सारे अधिकारी सुनते हैं, वो नहीं है। जब राज्यों में नहीं थी तो केंद्र में थी सरकार, मान लीजिए, तो भी चल जाती थी, तो वर्कर भी घर बैठ जाता है या पार्टी छोड़ने लगता है। और जो नेता हैं उनको भी लगता है कि शायद केंद्र जो है कि केंद्र में सरकार आ नहीं सकती, तो भैया अपना रास्ता तलाशो। तो ऐसे में कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, गए भी हैं। कांग्रेस के कितने नेता पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में चले गए, कोई कहीं चला गया। दर्जनों बार ये स्थिति तो देख रही है, भाई, विभाजन भी दिखा है, और विभाजन पे भी आता। और विभाजन की स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस के 10 नेता तय कर लें कि हमको अलग पार्टी बनानी है और वो घोषणा कर दें, तो विभाजन भी हो जाएगा। कोई पहली बार तो विभाजन हुआ नहीं कांग्रेस का। सिर्फ ये जो स्थिति है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब वो विभाजन का जिक्र कर रहे हैं और आप तो पूरा इतिहास जानते हैं कांग्रेस का, क्या आपको दिखता है 1977 वाली स्थिति, 1978 वाली, 1999 वाली स्थिति फिलहाल दिखती है आपको कि पार्टी के अंदर इस तरीके के हालात बन गए हैं? देखिए, 1977 में पहले इंदिरा गांधी ने खुद विभाजन किया था कांग्रेस का 1969 में, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ठीक है। और श्रीमती गांधी को कांग्रेसी नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद के कामराज और दूसरे नेता ये सोच के लाए थे कि नेहरू की बेटी है, गूंगी गुड़िया है, इसको ज़्यादा राजनीति का आता पता नहीं है, इसको प्रधानमंत्री बना दो, चूंकि लेगेसी है इसके पास जवाहरलाल नेहरू की, और इसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन वो गूंगी गुड़िया जो है वो आयरन लेडी बन गई। और इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाए उस समय, तो उनकी जनता में एक सीधी पहचान बन गई। और उस कदम के रास्ते में उनको लगा कि पार्टी के बड़े नेता रोड़े अटका रहे हैं, पुराने नेता जो हैं, तो उन्होंने खुद पार्टी तोड़ी। नेताओं ने पार्टी तोड़ी, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी। कैसे तोड़ी? उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी अधिकृत प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, बीच चुनाव में उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी, वीवी गिरी को पहले तो निर्दलीय खड़ा करवाया। ठीक है। वीवी गिरी मजदूर नेता थे, इंटेक से जुड़े हुए थे, ठीक है, उनको खड़ा करवा दिया, आंध्र प्रदेश के थे। और अचानक जो है इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री थी, कि भाई जब वोट देने का टाइम आया, एमपीज और एमएलए जो वोट देते हैं, कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। मतलब क्या था? मतलब ये था वीवी गिरी को वोट दें। आज मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो और बीजेपी किसी को खड़ा करे और मोदी जी कह देंगे अंतरात्मा की आवाज़ में वोट दें, तो क्या होगा? वही स्थिति उस समय इंदिरा गांधी ने पैदा कर दी। अंतरात्मा की आवाज़ पे जब वोट दिया, वीवी गिरी चुनाव जीत गए, और कांग्रेस के यानी जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। और उसके बाद पार्टी में विभाजन हुआ, तो कांग्रेस ओ बनी और कांग्रेस आर बनी, जो बंद करके। और वो जो चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी, वो फ्रीज हुआ। एक को मिला चरखा कातती महिला और दूसरे को मिला गाय बछड़ा। इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस के अध्यक्ष थी उसको गाय बछड़ा मिला। उसके बाद इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव अप्रैल में हुआ, बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी जीती, मिड टर्म पोल करा दिया था उन्होंने। फिर परिस्थितियाँ बदली, इमरजेंसी लगानी पड़ी, इमरजेंसी के बाद फिर 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। 78 में फिर कांग्रेस में विभाजन हुआ,
किसने किया? उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने इंदिरा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। उसमें सिद्धार्थ शंकर रे, ब्रह्मानंद रेड्डी, डी के बरुआ, और डी के बरुआ तो वो थे जो इंदिरा इंडिया इंडिया इंदिरा नारा लगाया था। इन लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी इतनी बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गई हैं कि अब वो लौट के उनकी सरकार आने वाली है नहीं। उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया, इंदिरा गांधी को। जब पार्टी से निकाल दिया तो इंदिरा गांधी ने अपनी रास्ता अलग पकड़ा और नई इंदिरा कांग्रेस आईएनसी जो है इस समय, जो इंदिरा कांग्रेस भी कहलाती थी, कांग्रेस आई, जिसका चुनाव चिन्ह हो गया हाथ पंजा, गाय बछड़े से पंजा हो गया। तब आया ये हाथ का पंजा, तब ये हाथ का पंजा आया, समझे। और उसके बाद से कांग्रेस चली। लेकिन इंदिरा गांधी के हारने के बाद कई नेता कांग्रेस छोड़ के गए थे, शरद पवार भी शामिल थे उसमें, शिवराज पाटिल भी घर बैठ गए थे, सब बड़े महाराष्ट्र में। अच्छा, प्रतिभा पाटिल लग रहे उसमें उनके साथ थी, के बाद वो राष्ट्रपति बनी। 80 में इंदिरा गांधी वापस कम बैक कर लेती हैं और बड़े अच्छे नंबर उसको करती हैं, 354 सीटें मिलती जीतती है कांग्रेस। तो फिर सब आ गए, जो चले गए, बाकी शरद पवार भी आ गए, सब आ गए। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब, तो फिर प्रणब मुखर्जी अलग होते हैं उसमें। अब प्रणब मुखर्जी अलग होते हैं राजीव गांधी से, वो अपना एक अलग बनाते हैं कांग्रेस का कोई वो, लेकिन वो चलता नहीं ज़्यादा। फिर नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्रणब दा फिर वापस आ जाते हैं। फिर कांग्रेस में दूसरा बड़ा विभाजन होता है जब एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह नरसिम्हा राव के खिलाफ बगावत करते हैं। ये 1996 की बात है, 1996 में, ठीक है। वो बगावत करते हैं और इसी तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस तिवारी बनती है, कांग्रेस ब्रैकेट में टी। उसमें अर्जुन सिंह, आपके क्या कहते हैं, नारायण तिवारी, ये सब शामिल होते हैं। विभाजन होता है, शीला दीक्षित, नटवर सिंह, ये सारे लोग कांग्रेस तिवारी में शामिल, जिनको सोनिया गांधी का लॉयलिस्ट माना जाता था। कहा जाता है, कितना सच है कितना झूठ, कि उस कांग्रेस तिवारी को सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था नरसिम्हा राव के विरोध में। हालांकि सोनिया जी कभी खुल के उसके समर्थन में नहीं आई, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये एक धारणा बनी कि इसका जो है 10 जनपद के आशीर्वाद से पार्टी टूट रही। उम्मीद थी कि ये पार्टी असली कांग्रेस बन जाएगी, लेकिन नरसिम्हा राव की कांग्रेस, जो 96 के चुनाव हुए तो उसमें नरसिम्हा राव की कांग्रेस इनसे ज़्यादा सीटें जीत गया। ये लोग कहीं आई नहीं, मुश्किल 3 लोग जीते थे उसमें, शायद तिवारी जी जीतते थे, अर्जुन सिंह चुनाव हार गए थे सतना से अपना, शीशराम ओला जीते थे, ठीक है। ऐसी एक आध कोई और था। एक दक्षिण में कांग्रेस टूटी, जी के मूपनार अलग हुए, उन्होंने तमिल मानिल कांग्रेस बनाई। तमिल मानिल कांग्रेस में चिदम्बरम भी थे, मूपनार थे, जयंती नटराजन थी, ये तमिल मानिल कांग्रेस बनी, उस समय वहाँ टूटी। फिर बाद में जब कांग्रेस तिवारी का विलय हुआ मुख्य कांग्रेस में, सोनिया गांधी जब सीताराम केसरी ने कराया था, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनाया। हाँ, बाद में सीताराम केसरी ने उनका विलय कराया था। बाद में फिर सीताराम केसरी हटे, सोनिया गांधी आई, तो वो फिर तमिलनाडु कांग्रेस का भी विलय हुआ। फिर चिदम्बरम और ये सब लोग आ गए वापस कांग्रेस में, ठीक है। हालांकि जी के मूपनार के बेटे जी के वासंत अब कांग्रेस अलग हो गए, जो तमिलनाडु के अच्छे बड़े नेता थे। फिर कांग्रेस बंगाल में अलग हुई, ममता बनर्जी ने कांग्रेस बनाई। ये किस साल की बात थी? ये नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, समझे। महाराष्ट्र के टीएम जो है वो भी शरद पवार अलग हुए, वो उस बाद में, अच्छा, वो बाद में, वो 99 ये नरसिम्हा राव टाइम की बात है, नरसिम्हा के राव का, ठीक, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई। ठीक, उनको हो गया था कि कांग्रेस चूंकि लेफ्ट का यहाँ सपोर्ट ले रही थी, लेफ्ट के खिलाफ लड़ नहीं पा रही थी, तो ममता बनर्जी ने अपना अलग बनाया, तृणमूल कांग्रेस बन गई। फिर सोनिया गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख करके कि भाई विदेशी महिला का मुद्दा उठा करके शरद पवार, पी.के. संगमा, तारिक अनवर, ये सारे लोग ये अलग हुए, इन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, एनसीपी। वो महाराष्ट्र, आधे महाराष्ट्र की पार्टी बन गई। एनसीपी मेघालय में अलग, वो अब संगमा, मुकुल संगमा है, उनकी और पार्टी है, वो टूट गई। फिर जब ये वाईएसआर रेड्डी की मृत्यु हुई आंध्र प्रदेश में, जो खड़ा किया था कांग्रेस को वापस 2011, हाँ, उनके मृत्यु के बाद जब जगन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया और वो यहाँ इंतजार करके सोनिया गांधी से मिलने आते थे, वो उनकी माता जी,
और मुलाकात नहीं हुई और रसोईया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो वो नाराज हुए और आगे चल के उन्होंने अपनी वाईएसआर कांग्रेस बना ली, एक कांग्रेस वो बन गई। तो इस तरह कांग्रेस में कई अलग अलग विभाजन, लेकिन ये सब विभाजन क्षेत्रीय विभाजन थे। बड़ा विभाजन जो था वो 69 वाला, फिर 78 वाला, 78 वाला जो केंद्रीय स्तर पे हुआ जी, और तीसरा कांग्रेस कांग्रेस टी वाला। ये 3 बड़े विभाजन हुए। बाकी जो विभाजन थे वो क्षेत्रीय स्तर पे हुए। बंगाल में ममता अलग चली गई, अपनी बना ली, महाराष्ट्र में शरद पवार ने अपनी बना ली, वहाँ तमिल मानिल कांग्रेस बन गई, वाईएसआर कांग्रेस बन गई आंध्र प्रदेश में, वहाँ तमिलनाडु में। लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो विभाजन हुआ कांग्रेस का, ये 3 बड़े हुए आज़ादी के बाद। तो विभाजन की जो विभीषिका है वो तो इंदिरा गांधी ने भी झेली, फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी तो ने पैदा की थी पहले, वही स्थिति है। फिर बाद में उन्होंने झेली जो है सोनिया गांधी ने जो है वो भी झेली। तो क्या अब ये राहुल गांधी की भी स्थिति बन रही है? और नरसिम्हा राव ने भी झेली। नरसिम्हा राव ने भी झेली जो इसमें। देखिए राहुल गांधी की स्थिति बन रही, अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये जरूर है कि लगातार 11 साल से केंद्र में सरकार न होने पर एक निराशा छा गई है कांग्रेसियों में। और लोकसभा चुनाव से जो उम्मीद जगी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदों से जो बीजेपी कई जगह उत्तर प्रदेश में आधी सीटें आ गई, 33 सीटें रह गई, कम हुई सीटें, महाराष्ट्र में कम हुई थी और 240 पे अटक गई थी और कांग्रेस 99+1 सीटें हो गई थी। तो एक उम्मीद जगी थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बड़ी, कि उनको लगता था हरियाणा भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे और फिर बिहार में भी अच्छा होगा और एक तरह से कमबैक होगा विपक्ष का और कांग्रेस का, ये उम्मीद थी। लेकिन दिल्ली में भी कांग्रेस लड़ी शून्य, तो वो कमबैक की उम्मीद जो थी वो टूटने लगी है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इतनी मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और सारे उनके एजेंडे भी चल रहे हैं, जाति जनगणना की बात उन्होंने शुरू की थी, सरकार भी मान गई आखिर में। अभी उनका अति पिछड़ों को लेके एक अधिकार पत्र जारी हुआ, लेकिन जो परिणाम बिहार का है उससे निराशा तो है। कांग्रेस के वर्कर में निराशा है, कांग्रेस के नेताओं में निराशा है। मुझे 2-3 नेताओं के फ़ोन आए कि भाई अब क्या होगा, तो वो तो है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को संगठन बनाने की बहुत ज़रूरत है और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, अब या तो वो अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं उन मुद्दों को लेके, या उनकी पार्टी के जो नेता हैं जो नीचे के, वो उन मुद्दों से सहमत नहीं है, इसलिए मन से उन मुद्दों को नहीं उठा। सर वो भी तो वही कह रहे हैं, वो भी जब मोदी जी जो हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि जो जिस नीति पर वो चल रहे हैं उससे जो उनको जो धड़ा है वो उससे सहमति नहीं है, वो जो मोटिव लेकर चल रहे हैं वो उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जो वो फैसले लेते हैं, क्योंकि भले ही जो है वो अध्यक्ष ना हो, मुख्य चेहरा तो राहुल गांधी हैं, वो जो नीतियां बना रहे हैं या फिर वो जो फैसले ले रहे हैं वो नीचे तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दूसरा, नीचे वाले मेहनत कितनी कर रहे हैं ये भी तो महत्वपूर्ण है। नीचे वाले अगर टिकट बेचेंगे, नीचे वाले अगर डील करेंगे सत्ता से और पार्टी के प्रोग्राम को नीचे नहीं ले जाएंगे और कोताही करेंगे, तो सब कुछ तो राहुल गांधी या कोई नेता नहीं कर सकता। भाई जब भी अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी मतलब कम रह गई और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में सीटें कम हो गई, राजस्थान में, हरियाणा में, तो क्या उसका क्या कारण था? उसका कारण यही तो था कि नीचे के लोगों ने, मोदी जी ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन नीचे के लोगों ने टिकट गलत बटे, वर्कर कई मामले में अपने को अलग थलग महसूस कर रहा था सत्ता से, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, यही सब कारण थे जिस वजह से सीटें कम हुई। कांग्रेस में वो समस्या ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि कांग्रेस में अपने वर्कर को देने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी में देने के लिए है, आज सरकार में है, वो केंद्र में सरकार में, राज्यों में सरकार में है, तो लोग जुड़े हुए हैं उससे। सत्ता का जो चुंबक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आज अगर सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाए तो सारा तिलिस्म उसका जो है खत्म हो जाएगा, जो जैसे कांग्रेस से खत्म हुआ 2014 के बाद, क्योंकि सत्ता का चुंबक जोड़े रखता है आदमियों को, लोगों को, और लोग असंतुष्ट, असहमत, नाराज होकर के भी बाहर नहीं निकल पाते, और जब कामयाबी मिल जाती है नेतृत्व को तो लगता है भैया यहीं बने रहो। कांग्रेस में क्या हो रहा है, चूंकि नेतृत्व को कामयाबी नहीं मिल रही है, तो जो नीचे वाले हैं वो दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं।
तो अब फिर वही कैश 22 सिचुएशन है, संगठन नीचे बनना है, नेता को ऊपर से करना है। अब राहुल गांधी को दो काम तो करने पड़ेंगे। एक तो उनको वो जो कर रहे हैं उससे भी थोड़ा अतर, उनको पहला काम, अभी तो ठीक है, वो कुलियों के बीच में चले गए, वो मोटर मैकेनिक के घर पहुंच गए, वो दिल्ली में किसी दुकान में पहुंच गए, तालाब में जाके कूद गए मछुआरों के बीच में। ये सब ऑप्टिक्स ठीक है अपनी जगह, करते रहिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको अपनी पार्टी के लोगों से भी लगातार संवाद करना पड़ेगा, आपको अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिलना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर बिहार आप हारे हैं तो बिहार का आम कार्यकर्ता उसकी क्या भावना है। आप जाइए सदाकत आश्रम में बैठिए, पूरे दिन समय दीजिए वहाँ, अब बुलाइए जिला अध्यक्षों को और जिलों के नेताओं को, उनसे संवाद करिए, अब पूछिए कि कहाँ गलती हुई, ये करना पड़ेगा। खाली आप बढ़ई के यहाँ पहुँच गए या लोहार के यहाँ पहुँच गए, उससे बात नहीं बनेगी। वो ठीक है, वो आपकी छवि बनाने के लिए ठीक है, मैसेजिंग के लिए ठीक है मैसेजिंग कि आप के जुड़ लिए रहे हो ठीक उसमें, है। लेकिन आपको अपनी पार्टी का, आपका फुट सोल्जर कौन है? वो तो आपको ब्लॉक का अध्यक्ष है, जिले का अध्यक्ष है, वो है ना, उसका जब तक वो आपसे सीधे जुड़ेगा। इंदिरा गांधी की यही तो मैं बार बार इनसे कांग्रेसियों से कहता हूँ या डिस्कशन में कहता हूँ कि इंदिरा गांधी की तारीफ क्या थी। इंदिरा गांधी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे ना हो, वो जिस जिले में जाती थी उस जिले में डीसीसी या शहर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जरूर जाती थी और वहाँ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिलती थी। उनके मंच पर प्रदेश का, जिस जिले में मंच भाषण होता था, रैली होती थी, मीटिंग होती थी, वहाँ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जरूर और शहर अध्यक्ष वो जरूर होते थे। तो एम्पावर्ड महसूस करते थे, उनका पर्सनल कनेक्ट होता था। राहुल जी के साथ क्या है, राहुल जी की अपनी टीम है, उसमें वो एसपीजी हो गए, फलाने हो गए। आप कितने डीसीसी ऑफिस गए, कितने आप शहर कांग्रेस कमेटी के ऑफिस गए, आप जाके देखिए तो सही, हर जिले में जाइए कायदे से। तो जब तक ये नहीं होगा तो जो मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, ये सब बात में उनकी जरूर सच्चाई है कि असंतोष तो है नीचे तक। अब वो असंतोष अगर किसी ने उसको सुर दे दिया, किसी राष्ट्रीय नेता ने, तो पार्टी टूट भी सकती है। अब चूंकि कौन ऐसा राष्ट्रीय नेता सुर दे सकता है, ये जरूर एक प्रश्न है। जो शशि थरूर है, आज में पढ़ रहा था उनका, लेकिन शशि थरूर क्या पार्टी तोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। वो केरल के नेता हैं, उनका उत्तर प्रदेश में वहाँ मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा हैं, ये पुराने नेता हैं। जो G23 बना, G20 बना था, क्या बना था, जो एक नहीं बना था कांग्रेस में, G23 बना था, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, सारे लोग थे, बने थे सब। तो वो तो बिखर गए सब, गुलाम नबी सब अलग चले गए। तो सवाल है कि इस असंतोष को जो नेता स्वर देगा, उसको एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम भी देना पड़ेगा, उसको कुछ ऑल्टरनेटिव करना ही पड़ेगा। किनमें जिनमें संभावना है पार्टी, अगर आप पार्टी तोड़ेंगे तो खाली तोड़ने के लिए तोड़ेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। पार्टी तब टूटेगी, ये पार्टी के कार्यकर्ता तब आपके साथ आएंगे, जो भी नेता इसकी पहल करे, कि वो डिलीवरी क्या देगा। क्या किसी नेता में ऐसी क्षमता है आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी में नारा दे, विभाजन करे या अलग हो, और सीधे चुनौती दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, और एक आध राज्य में वो हरा के दिखाए? अगर ऐसा कोई नेता आता है तो निश्चित पार्टी तब टूट जाएगी। अगर ऐसा नहीं आता है तो जैसी चल रही वैसी चलेगी। क्यों? नेहरू गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी की ताकत भी है और कमजोरी भी है। ताकत ये है कि यही एक फैमिली है जिसके इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस इकट्ठा है और कोई नेता इसके अलावा किसी दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। क्या मैं उदाहरण दूं, मान लो सचिन पायलट नेता बनना चाहे तो क्या अशोक गहलोत मानेंगे उनको? दिग्विजय सिंह बनना चाहे तो क्या कमलनाथ मानेंगे उनको? चिदम्बरम बनना चाहे तो क्या तमिलनाडु के दूसरे नेता मानेंगे उनको? समस्या ये है, कोई एक सर्वमान्य नेता ऐसा कांग्रेस के भीतर गांधी फैमिली के अलावा कौन है? राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी तो बाहर है। खरगे जी भी अध्यक्ष इसलिए हैं कि उनको 10 जनपद का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए बने ना अध्यक्ष, वरना तो कर्नाटक के नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाते। तो इसलिए गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत भी है और कांग्रेस की कमजोरी भी। कमजोरी इसलिए कि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं, इसके बाद कांग्रेस देख नहीं पाती है। ये एक समस्या है कांग्रेस की, जिसको इसका हल भी गांधी परिवार ही निकाल सकता है। ठीक।
तो हल जो है वो भी गांधी परिवार को ही निकालना है, लेकिन अगर और प्रधानमंत्री ये इसलिए कहते निकालना हैं है गांधी परिवार को जी। कि पार्टी आज भी उन्हीं के इर्द गिर्द है। अब गांधी परिवार को ये निकालना होगा हल जी कि एक तो अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी राहुल गांधी को, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से, सिंपथाइजर से, समर्थकों से, जो भी हैं, नंबर एक। दूसरा, दूसरे नेताओं को भी एम्पावर करना पड़ेगा, जो अपने अपने राज्यों में नए नेताओं की पहुंच तैयार करनी पड़ेगी, जो अपने अपने राज्यों में पार्टी को मजबूत करें, चेहरा हो, चेहरा बने, मजबूत करें। क्योंकि आज की तारीख क्या है, या तो देखिए भारतीय राजनीति में नेतृत्व के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है राम का, एक है पांडवों का। राम का मॉडल ऐसा है जिसमें राम नेता है, सबसे बड़े हैं, ईश्वर का अवतार माना जाता था उनको जी उनसे सबको ताकत मिलती थी। हनुमान भी तब अपनी शक्ति का आभास हुआ था वो राम से मिले। जी उसके पहले तो बाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया था और हनुमान जी उनके साथ थे, बाली से नहीं लड़े ना। लेकिन जब राम जी उनके आ गए, उनके दर्शन कर लिए, तो राम से ताकत मिली और लंका जला गए। तो वो तो राम का मॉडल है जो नेता से ताकत मिलती है, जिससे सेना महत्वपूर्ण थी, हनुमान जी महत्वपूर्ण थे, अंगद महत्वपूर्ण, सुग्रीव सब महत्वपूर्ण थे, जामुन, लेकिन राम जी के बिना सब बेकार थे। तो ऐसे ही जैसे आज बीजेपी में वो मॉडल चल रहा है कि भाई मोदी जी हैं, मोदी जी सबको ताकत मिल रही है, हर छत्र ताकत बढ़ रहा है, हर राज्य में चुनाव में मोदी जी जाते हैं, उसका अलग असर पड़ता है। आज अगर मोदी जी सीन से हट जाए तो बीजेपी बिल्कुल की हालत वो हो जाएगी, जैसे अटल जी हट गए तो हो गई थी। दूसरा मॉडल, कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी थी, ताकत थी, वो सब। दूसरा मॉडल है पांडवों वाला। पांडवों में क्या था, युधिष्ठिर राजा थे, ठीक है, लेकिन ताकत कहाँ से मिलती थी, अर्जुन से, भीम से, कृष्ण से, ठीक है, राजा युधिष्ठिर थे, उनका अपना धर्म और धर्मराज वो सब था, लेकिन शक्ति अलग अलग। तो कांग्रेस को कम से कम राहुल गांधी रहे युधिष्ठिर की भूमिका में, लेकिन उनको अर्जुन और भीम और कृष्ण तो तैयार करने पड़ेंगे ना, अगर आपको लड़ना है। बिल्कुल। तो उस मॉडल पे काम करिए, या तो आप राम वाले मॉडल बन जाइए, या मोदी जी पैरेलल आपको भी पूरे देश में उसी तरह का सपोर्ट मिले और आपकी अपील हो जाए, जो काफ़ी अपील बनी भी है, ऐसा मैं नहीं कर रहा नहीं बनी, लेकिन और आप तो अगर वो अपील जितनी बनी वो ठीक है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ वाहक चाहिए। लेकिन वो जितनी बनी सर बीच में वो झटका जो है बिहार ने दे दिया, बिहार ने दे दिया, बिहार ने झटका दे दिया, हरियाणा महाराष्ट्र में दिया झटका, उससे पहले दिल्ली में झटका लगा, दिल्ली में झटका लगा। लेकिन ये जो झटका है, ये उससे उबरना कांग्रेस के लिए इतना आसान यहाँ पर नहीं होगा। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो है वो विभाजन की ओर यहाँ पर बढ़ रही है, तो क्या अंदर जो धड़ा है वो भी राहुल गांधी से इन नतीजों के बाद असंतुष्ट हो सकता है? और जिस दौर से पहले भी कांग्रेस गुजरी है विभाजन की, क्या एक बार फिर से वो इतिहास कांग्रेस में दोहराया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए विनोद जी, और पूरा इतिहास कांग्रेस का एक बार फिर से बताने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।